आज का जो हमारा बेसिकली ये मैराथन है वो दो इसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे कंप्लायंसेस अंडर लेबर लॉज। अब बेसिकली देखो लेबर लॉज में जो वहाँ पे आपको एस्टेरिस्क दिख रहा है, पहले तो ये समझना, यहाँ पे आपको एस्टेरिस्क को बताया गया है कि लेबर कोड प्रपोज्ड है आने के लिए, जो अब तक नोटिफाई नहीं हुआ है। तो जिस भी दिन नोटिफाई होगा उस दिन ये पर्टिकुलर प्रोविजन, ये पर्टिकुलर चैप्टर आपके वहाँ से हटा दिया जाएगा। पर बेसिकली आज हम लोग मैराथन क्यों कर रहे हैं, ताकि हम कल के जो आपका पेपर है उसमें बेस्ट परफॉर्म कर सकें। करेक्ट। अब यहाँ पे हर चीज इंक्लूड नहीं की गई है। ये जो आपका चैप्टर है इसमें कई सारी चीजें हम लोग कट करेंगे पहले तो, क्योंकि कुछ ऐसे फॉर्म नंबर्स हैं, कुछ ऐसी पेनल्टीज हैं जो चाह के भी हम पेपर के दिन याद नहीं रख सकते, राइट। तो हम बेसिक पैरामीटर समझ लेंगे कि जब फैक्ट्री होती है तो फैक्ट्री को कब फैक्ट्री कहा जाएगा। वहाँ पे 10 नंबर ऑफ लेबर्स होते हैं, 20 नंबर ऑफ लेबर्स होते हैं, विद पार विदाउट पार, 12 मंथ्स के प्रीसीडिंग टाइम में। इस तरह से हम कुछ याद करने की कोशिश करेंगे फटाफट, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम हम इस पर नहीं बिताएंगे। दूसरा जो इसके बाद का एक और चैप्टर है जिसमें हम एनवायरमेंटल लॉस के बारे में बात करेंगे, तो ये 2 क्लासेस में हम कवर करेंगे। पहले हम लेबर लॉस की क्लास में एक पर्टिकुलर पॉइंट कवर करेंगे एंड देन वी विल शिफ्ट टू एनवायरमेंटल लॉस इन दी अनदर क्लास। ये भी सब मैराथन के इसमें इंक्लूडेड रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। सबसे पहले जो सबसे पहला एक्ट हमें दिया हुआ है वो है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। मैंने हमेशा की तरह जैसा आपको बताया है, कुछ चीज़ें ऑलरेडी हाईलाइट भी करके रखी हैं, कुछ चीज़ें जो हाईलाइट होने के लिए हैं वो मैं आपको आपके साथ साथ करते चलूंगी, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। तो फैक्ट्रीज एक्ट किन पे एप्लीकेबल होता है, किन पे नहीं एप्लीकेबल होता है। तो ऐसा कोई भी प्रीमाइसेस जहां 10 या विद एड ऑफ पार, विद एड ऑफ पार मतलब जहां पे मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं वहां पे, तो विद एड ऑफ पार 10 पीपल। और अगर 10 वर्कर्स हो विदाउट एड ऑफ पार पिछले प्रीसीडिंग 12 महीने के पीरियड में, जहां पे किसी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी ऑन की जाती है, तो उसका मतलब होता है कि वो फैक्ट्री कहलाती है, ठीक है। अब एम्प्लॉयर टू इंश्योर हेल्थ ऑफ वर्कर्स पर्टेनिंग टू, एम्प्लॉयर को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो अपने वर्कर्स की हेल्थ को किन किन एरियाज में क्या करेगा, इंश्योर करेगा। तो वो पहला है क्लीनलीनेस डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स। जो भी फैक्ट्री से निकलने वाले वेस्ट होते हैं, एफ्लुएंट्स होते हैं, वो जो भी डिस्पोज ऑफ किए जा रहे हैं उन्हें क्लीन वे में, उन्हें अच्छी तरह से डिस्पोज ऑफ किया जाए, ये आपको देखना है। वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, डस्ट एंड फ्यूम, वेंटिलेशन रहे जहाँ पे भी फैक्ट्रीज में लेबर्स काम कर रहे हैं, टेम्परेचर इतना ज़्यादा ना हो जहाँ पे बेचारे लेबर को काम करने में परेशानी हो जाए, मतलब सफोकेशन नहीं होना चाहिए। ओवर क्राउडिंग, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, लाइटिंग, ऐसा ना हो कि जहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो रही है, बहुत कम जगह पे बहुत सारे लेबर्स अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो वहां पे काम करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ऊपर से एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ड्रिंकिंग वाटर स्पिटून्स, मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। स्पिटून्स मतलब जो स्पिट थूकने के लिए जो ऐसे बनाए रहते हैं ना, वो सारी चीजें प्रॉपर होनी चाहिए ताकि फैक्ट्री के प्रीमाइसेस में गंदगी ना हो। सेकेंड, रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल ऑफ फैक्ट्रीज। अब रजिस्ट्रेशन के क्या प्रोसीजर्स रहेंगे, कैसे रिन्यूअल होगा, टू बी ग्रांटेड बाय, कौन देगा भाई, चीफ मिनिस्टर ऑफ फैक्ट्रीज क्या करेगा, आपको रिन्यूअल या रजिस्ट्रेशन का लाइसेंस आपके हाथ में रखेगा। कब ये वो कब आपको ये चीज़ प्रोवाइड करेगा, जब आप प्रिस्क्राइब फॉर्म में, फी में, और आपका प्लान जब आप सबमिट करते हो किसके पास, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज के पास। हाईलाइट करते चलो मेरे साथ सारे स्टूडेंट्स। सेफ्टी मेजर्स क्या क्या रखनी है भाई, हमें क्या क्या, जब आप ऐसा सोचो घर में जब हम एक सिंपल सा मिक्सर ग्राइंडर चलाते हैं तो हमें क्या क्या सेफ्टी मेजर होते हैं। लिड खोल के मशीन को ना चलाया जाए, जब तक उस पे मिक्सर ग्राइंडर के ऊपर पॉट ना रखा हो तब तक मशीन को ना चलाया जाए। वॉशिंग मशीन के टाइम पे हम क्या सेफ्टी रखते हैं कि जब टब चल रहा होता है तो हम उसमें हाथ पुट ना करें। तो आपने देखा होगा अगर आप मशीन चालू है, वॉशिंग मशीन, और अगर आप उसका ढक्कन खोल दो तो मशीन रुक जाती है। ये क्यों है सेफ्टी मेजर, इसलिए ताकि किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। अब इसको आप रीड आउट करना चाहो तो रीड आउट कर सकते हो, छोड़ भी दोगे तो चलेगा। जैसे छोटी छोटी चीजें हैं, सेल्फ एक्टिंग मशीन्स के पास ज्यादा आप न जाएं। भाई सेल्फ एक्टिंग मशीन मतलब जो खुद ब खुद से काम कर रही है, अब आप उसके बीच में कहीं हाथ आपका चला गया, आपकी कोई उंगली टूट सकती है, ये सारी चीजें बस आपको देखनी है। ऐसी डेंजरस मशीन्स जो हैं जिनको चलाने के लिए एक स्किल चाहिए, उन मशीन्स के पास यंग पर्सन्स न जाए। मतलब ऐसा कोई पर्सन जो यंग है, जो
उस काम को करने में अब तक बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हुआ है या छोटी उम्र का है, ऐसा व्यक्ति उसके पास न जाए। इवन वुमेन और चिल्ड्रन का कॉटन ओपनर्स के पास एम्प्लॉयमेंट ऑल टुगेदर प्रोहिबिट होता है। इनफैक्ट जो हीट करने वाली बेल्ट्स होती है ना, उन हीटेड अप बेल्ट्स के पास भी वुमेन को जाना प्रोहिबिटेड होता है। ऑब्वियसली वुमेन प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज जो मैटरनिटी रिलीफ के अंतर्गत भी कवर होती हैं, ऐसी औरतों को भी ऐसी हानिकारक मशीन्स के पास जाके काम करना डिसअलाउड होता है। ठीक है। हॉइस्ट एंड लिफ्ट, जो लिफ्ट होते हैं भाई, लिफ्ट को यूज करते टाइम पे आप ख्याल रखिए, बहुत छोटे छोटे सेफ्टी मेजर्स हैं जो लेकिन जिंदगी के लिए जरूरी हैं। वर्किंग आवर्स स्प्रेड ओवर एंड ओवर टाइम ऑफ एडल्ट्स। एडल्ट्स मतलब कौन? जो बड़े लोग हैं, जो बड़े लोग काम कर रहे हैं वो एडल्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आपके लिए पैरामीटर क्या दिया हुआ है कि आप वीकली आवर्स नॉट मोर देन 48 नहीं होने चाहिए। एक दिन में आप 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। इंटरवल फॉर रेस्ट एटलीस्ट हाफ आवर्स ऑन वर्किंग फॉर 5 आवर्स, हर 5 घंटे में आधे घंटे का आपको ब्रेक मिले। स्प्रेड ओवर नॉट मोर देन 10.5 आवर्स, मतलब स्प्रेड ओवर मतलब दो जो आप सेक्शंस, दो जो ड्यूटी आपकी लगी हुई है उनमें स्प्रेड जो टोटल है, मतलब जैसे आप 5 घंटा आपने काम किया, आधा घंटा ब्रेक लिया, फिर 5 घंटा काम किया, फिर आधा घंटा, फिर 5 घंटा, ये अलाउड नहीं है। मैक्सिमम जो स्प्रेड भी है वो 10.5 आवर्स से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ओवरलैपिंग शिफ्ट नहीं होनी चाहिए। भाई इंसान आराम कब करेगा? अगर आराम नहीं करेगा तो ही ऐसे हादसे होते हैं कि मशीन चलाते चलाते इंसान को नींद आ गई और उसके साथ कोई हादसा हो गया। एक्स्ट्रा वेजेस आपको मिलनी चाहिए अगर आप ओवर टाइम करते हो, जो कि डबल होनी चाहिए नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस से। रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन बिफोर 6 AM एंड बियॉन्ड 7 PM। 7 बजे के बाद 6 बजे के पहले औरतें फैक्ट्रीज में आके काम नहीं करेंगी। ठीक है। वेलफेयर मेजर्स क्या क्या हैं कि भाई वॉशिंग फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड की जाए, ड्राइंग क्लोथ के ड्राई करने के लिए, स्टोर करने के लिए उनको प्रॉपर फैसिलिटी दी जाए, उनके बैठने के लिए जगह होनी चाहिए, फर्स्ट एड अप्लायंसेस होने चाहिए, 1 फर्स्ट एड बॉक्स नॉट लेस देन 1 फॉर एवरी 150 वर्कर्स, इतना फर्स्ट एड का सुविधा तो होनी ही चाहिए। कैंटीन जहाँ पे 250 या उससे ज़्यादा वर्कर्स होते हैं तो वहाँ कैंटीन सुविधा होनी ही चाहिए। शेल्टर्स होने चाहिए, रेस्ट रूम्स होने चाहिए, लंच रूम्स होने चाहिए जहां 150 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हों। क्रीचेस व्हेन देयर आर 30 और मोर वुमेन वर्कर्स, मतलब अगर 30 से ज़्यादा या 30 औरतें आपके वहाँ एम्प्लॉयड हैं तो आपको ऐसी एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो बैठ सकें कंफर्टेबली। भाई अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है जो बच्चे को साथ अपने लेके आ रही है तो वहाँ पे बच्चे का नैपी बदलने का, बच्चे को दूध पिलाने का, ये सारे काम क्रीचेस में होते हैं, तो वुमेन के लिए अलग से सुविधा होनी चाहिए। वेलफेयर ऑफिस व्हेन देयर आर 500 और मोर वर्कर्स, 500 या उससे ज़्यादा वर्कर्स होते हैं तो वेलफेयर ऑफिसर भी होना चाहिए जो कि वेलफेयर ऑफिस का हैंडल करेगा। ठीक है। अगर एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन होता है, यंग पर्सन कौन होता है? मतलब वो पहले तो एक आपने देखा होगा कई जगहों पे आप शोरूम्स में अगर जाते होगे, होंडा वगैरह के, टाटा के शोरूम में, तो वहाँ पे या किसी इंडस्ट्री या फैक्ट्री में तो आपने एक वर्ड लिखा देखा होगा कि 14 साल से नीचे का कोई भी बच्चा कार्यरत नहीं है। ये देखा है? कई जगह पे आपने देखा होगा ये। तो 14 ईयर्स से नीचे के बच्चों को आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन, एग्जाम्पल 14 ईयर्स। नॉन एडल्ट वर्कर्स टू कैरी टोकन सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, अगर कोई नॉन एडल्ट वर्कर है भी तो उसे सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस सबमिट करना पड़ता है कि यस आई एम फिट टू डू एनी पर्टिकुलर जॉब, उसके बिना आप उसे एम्प्लॉय नहीं कर सकते। वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन नॉट मोर देन 4.5 आवर्स एंड नॉट परमिटेड टू वर्क ड्यूरिंग नाइट शिफ्ट, बच्चे रात को काम नहीं कर सकते हैं और वर्किंग आवर्स उनके 4.5 घंटे से ज़्यादा के नहीं हो सकते। एनुअल लीव विद वेज, अ वर्कर हैविंग वर्कड फॉर 240 days at 1 day for every 20 days and for a child 1 day for working of 15 days, आपको क्या करना पड़ेगा? उनके लिए एनुअल लीव का आपको प्रावधान रखना पड़ेगा। और एक्यूमुलेशन ऑफ लीव फॉर 30 days, मतलब 30 दिन आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे समझना है कि आपको गैप्स देने हैं। एक व्यक्ति निरंतर अगर काम करता चलेगा तो वो हेल्थ का ख्याल नहीं रख सकता, उसकी हेल्थ भी डिटोरिएट हो जाएगी और मेंटल इलनेस भी हो जाएगी, फिजिकल तो आएगी, मेंटल इलनेस भी हो जाएगी। ठीक है। अब ऑफेंसेस और पेनल्टीज दिए हुए हैं, अगर याद होते हैं तो ठीक है, नहीं याद होते हैं तो कोई बात नहीं। अगर आपने किसी भी रूल प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन किया, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years, फाइन 1 लाख रुपए का या बोथ। ऑन कंटिन्यूएशन ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, कॉन्ट्रावेंशन किया और बाद में उसे कंटिन्यू भी किया है, 1000 रुपए पर डे की पेनल्टी।
on contravention of chapter 6 pertaining to safety or dangerous operation not less than 25,000 in case of death, not less than 5,000 in case of serious injury। जैसे किसी का हाथ कट गया, डेथ हो गई तो 25,000 नॉट लेस देन, और अगर हाथ वगैरह कुछ कट गया है, कोई ऐसी परमानेंट या कुछ ऐसी सीरियस इंजरी आ गई है तो नॉट लेस देन 5,000। सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सम प्रोविजंस इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और फाइन नॉट लेस देन 10,000 विच में एक्सटेंड टू 2 लाख। यहाँ पे 10,000 10 उधर और 000 नीचे लिखा हुआ है तो कंफ्यूजन में मत आना। ये अगर याद होता है तो ठीक, नहीं याद होता है कोई बात नहीं, कुछ कुछ याद कर लेना, कुछ जो मेजर वाले हैं उन्हें देख लो, ओवरव्यू ले लो, क्योंकि अभी और भी ऐसे एक्ट्स लाइंड अप हैं। ठीक है, बिलो इज द चेकलिस्ट अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट, देयर आर क्वाइट अ लॉट डिफरेंसेस हेंस बीइंग अपेंडेड फॉर योर रिव्यू। आपको रिव्यू करने के लिए दिया गया है, आप इसे भगवान का नाम लेके अब इस मौके और वारदात पे आप इसे काट सकते हैं। ये आप याद चाह के भी अभी नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया? ये जय माता दी बोल के काट दो। ठीक, नेक्स्ट एक्ट मिनिमम वेजेस एक्ट किसको एप्लीकेबल होता है, कैसे एप्लीकेबल होता है? मिनिमम वेजेस का मतलब क्या है कि मिनिमम आपको इतनी वेज मिलनी चाहिए और मिलेगी। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट क्या है? टू प्रोवाइड फॉर फिक्सिंग मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स। कुछ एम्प्लॉयमेंट्स के ऐसे टाइप हैं जहाँ पे आपका मिनिमम वेज रेट फिक्स कर दिया जाएगा। फिक्सेशन ऑन मिनिमम रेट ऑफ वेजेस कैसे होगा, कौन करेगा? तो इसके लिए एक टर्म होता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब वो गवर्नमेंट होती है, अगर सेंट्रल की बात हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब यूनियन की बात हो, और स्टेट की बात हो तो स्टेट गवर्नमेंट। तो द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू फिक्स मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस द employees employed in para 1 or B of schedule either at 2 or either part of notification under section 27 to make review at such intervals not exceeding 5 years. The minimum rates are so fixed and revise the minimum rates। एक मिनट, हाँ जरा एक मिनट बस लाइन पे रहना। चलो, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी कि मिनिमम रेट वेजेस का फिक्स करेगी। ठीक है, अब और to make review at such intervals not exceeding 5 years the minimum rates are or so fixed and revise the minimum rates। मतलब हर 5 साल के अंतराल में एक बार रिव्यू किया जाएगा। आपको पता ही है, धीरे धीरे जो चीज पहले 1 रुपए की मिलती थी आज वो 10 रुपए की मिल रही है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं, अनडाउटेडली हमारी वेजेस भी बढ़ गए हैं, हमारी सैलरी भी बढ़ गई है, पर इन्फ्लेशन भी साथ ही साथ बढ़ रहा है। तो हमें ये देखते हुए उनके मिनिमम वेजेस में रिव्यू करना पड़ता है, पर वो 5 साल से ज़्यादा का पीरियड उसमें एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। तो एवरी 5 मंथली तो मिनिमम आपको इतना करना ही पड़ता है। गवर्नमेंट कैन ऑल्सो फिक्स वेजेस फॉर, मतलब अब गवर्नमेंट के हाथों में ये भी होता है कि वो मिनिमम वेजेस फिक्स कर सकती हैं। जैसे अगर टाइम के अनुसार, कितना टाइम आपने काम किया उस टाइम के हिसाब से आपका वेज तय हो जाएगा। आपने कितना वर्क किया उस वर्क बेसिस पे, ये काम करने के लिए आपको कितना समय लगा, आइडियली कितना समय इस काम को करने के लिए लगना चाहिए। ठीक है, पीस वर्क एट पीस रेट, मतलब जैसे पीस वर्क क्या होता है, हिस्सों में, टुकड़ों में काम करना। कोई काम हुआ, कुछ टुकड़ों में हुआ, फिर स्टॉप हुआ, फिर टुकड़ों में हुआ, तो जितने जितने पोर्शंस में आपने काम किया है उतने उतने के लिए आपको पैसा मिलता है। तो वो पीस रेट फॉर उतना पीस ऑफ वर्क के लिए आपको मिलेगा। ओवर टाइम अगर आपने किया है तो ओवर टाइम के लिए भी वेज डिसाइड हो जाती है। मिनिमम रेट ऑफ वेजेस क्या है? such as basic rates of wages etc, variable DA, dearness allowance and value of other concessions etc। ऐसे आपका सेक्शन 4 के अंतर्गत तय होता है कि आपकी बेसिक वेज रेट क्या है, प्लस आपको डियरनेस अलाउंस कितना मिलेगा, या आपको अदर कंसेशंस क्या क्या मिल रहे हैं। ठीक है, कौन कैसे होता है, ये होता कैसे है मिनिमम वेज फिक्स करना? तो जो एक अपॉइंटिंग कमिटी होती है ये एक नोटिफिकेशन इशू करती है जिसके थ्रू आपका प्रोसीजर या मिनिमम वेज रेट रिवाइज करने का प्रोसीजर चलता है। बहुत ही सिंपल, मतलब आपको ना प्रॉपर पूरा ये लगा भी नहीं है पूरा पूरा एक्ट, बहुत ही बेसिक आपको खाली कवर कर दिया है। ओवर टाइम अगर आप करते हो तो टू बी फिक्स्ड बाय द आवर, बाय द डे और बाय सच अ लॉन्गर वेज पीरियड वर्क्स ऑन एनी डे इन एक्सेस ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग नॉर्मल वर्किंग डे। अगर एक दिन में आप 8 घंटा काम करते हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट में 8 घंटा तय किया है, तो अगर आप 8 घंटे से ज्यादा काम करते हो तो आपका 8 घंटे के ऊपर का समय क्या माना जाएगा? ओवर टाइम माना जाएगा। पेमेंट फॉर एवरी आवर और फॉर पार्ट ऑफ एन आवर सो वर्क इन एक्सेस एट द ओवर रेट टाइम रेट डबल ऑफ द ऑर्डिनरी रेट 1.5 टाइम्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबर। एग्रीकल्चरल लेबर के लिए 1.5 टाइम होता है, बाकियों के लिए डबल होता है। याद हो गया? समझ में आ गया?
अगर मिनिमम वेज रेट के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो एग्रीकल्चर के लिए 1.5 गुना, नॉर्मल के लिए डबल। समझ में आया? क्लियर हो गया यहां तक? यस। कॉम्पोजिशन ऑफ कमिटी कैसे होगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयर, एक आदमी एम्प्लॉयर के साइड से आएगा और एक आदमी एम्प्लॉय के साइड से आएगा। इन स्केड्यूल एम्प्लॉयर इन इक्वल नंबर एंड इंडिपेंडेंट पर्संस नॉट एक्सीडिंग 1/3 और इट्स टोटल नंबर, वन सच पर्सन टू बी अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन। मतलब अगर एक आदमी अपॉइंट हुआ है, एक चेयरमैन अपॉइंट होगा, मतलब उनके बीच का बैलेंस बना रहना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ये कमिटी बनती है। पेमेंट ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस, employer to pay to every employee engaged in scheduled employment at a rate not less than minimum rate of wages as fixed by notification by not making deduction other than prescribed। मतलब आपका जो ये वेज रेट है उसमें किसी प्रकार का डिडक्शन छोड़ के जो प्रिस्क्राइब किया गया है उतना आपको देना पड़ेगा। ठीक है। फिक्सिंग आवर्स फॉर नॉर्मल वर्किंग, अब आप क्या कर सकते हो? नॉर्मल वर्किंग आवर्स फिक्स कर सकते हो। शेल कॉन्स्टिट्यूट अ नॉर्मल वर्किंग डे इंक्लूसिव ऑफ 1 और मोर स्पेसिफाइड इंटरवल्स। भाई एक दिन में लगातार निरंतर थोड़ी ना काम करोगे, जो भी आपने काम किया है उसके बीच में जो भी स्पेसिफाइड इंटरवल्स है वो चलेंगे। टू प्रोवाइड फॉर अ डे ऑफ रेस्ट इन एवरी पीरियड ऑफ 7 डेज, हर 7 दिन के विद रेम्यूनरेशन वाले 7 दिन के बाद आपको एक दिन का ब्रेक देना है। टू प्रोवाइड फॉर पेमेंट फॉर वर्क ऑन अ डे ऑफ रेस्ट एट अ रेट नॉट लेस देन दी ओवर टाइम रेट, तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा डे ऑफ रेस्ट में भी, जो कि ओवर टाइम रेट से कम नहीं होना चाहिए। वेजेस ऑफ वर्कर्स हु वर्क्स फॉर लेस देन नॉर्मल वर्किंग डेज, अब ऐसा कोई व्यक्ति जो नॉर्मल वर्किंग डेज से कम काम करता है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड हियर आफ्टर प्रोवाइडेड, बी इंटाइटल्ड टू रिसीव वेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क डन बाय हिम ऑन दैट डे एज इफ ही हैड वर्कड फॉर अ फुल नॉर्मल वर्किंग डे। अब अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसकी अलाउड लीव है और अलाउड लीव के दिन उसको कैसा पैसा मिलेगा? ऐसा जैसा उसको नॉर्मल वर्किंग डे में मिला होता था अगर उसने काम किया होता था। व्हाट वुड हैव बीन द सिचुएशन इफ ही वुड हैव वर्कड फॉर फुल वर्किंग नॉर्मल वर्किंग डे। ठीक है। वेजेस फॉर 2 क्लास ऑफ वर्क, अब वो 2 क्लास ऑफ वर्क करता है, अब कैसे होगा? तो वेर एन एम्प्लॉई डज 2 और मोर क्लासेस ऑफ वर्क टू ईच ऑफ विच अ डिफरेंट मिनिमम रेट ऑफ वेज इज देयर, एक के लिए 10 है एक के लिए 8 है। अब क्या करेंगे? तो wages at not less than the minimum rate in respect of each such class, तो आपको उसको उतना पैसा तो देना ही है जितना मिनिमम उस क्लास ऑफ वर्क के लिए उसे मिला होता था। ठीक है। मिनिमम टाइम रेट वेजेस फॉर पीस वर्क नॉट लेस देन मिनिमम रेट्स वेजेस एज फिक्स, छोड़ सकते हो, कोई जरूरत नहीं है इन छोटे छोटे पॉइंट्स को पढ़ने की। क्लेम्स बाय एम्प्लॉइज टू बी फाइल्ड बाय बिफोर अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट विद इन 6 मंथ्स, कितने समय के अंदर बोलना पड़ेगा? 6 महीने के अंदर आपको अपनी बात अथॉरिटी के सामने रखनी पड़ेगी। कॉम्पनसेशन कितना मिलेगा? तो अप टू 10 टाइम्स मिल सकता है ऑन, अंडर और नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस। अगर आपको कम पेमेंट ऑफ वेजेस हुआ है या नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस हुआ है तो 10 गुना आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। पर आपको ये बात कब कितने समय टाइम पीरियड के अंदर कहनी पड़ेगी? विद इन 6 मंथ्स ऑफ दी, जब से आपकी वो वेजेस ड्यू हो रही है तब से। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर्स ऑफ फाइन्स, एनुअल रिटर्न्स, रजिस्टर फॉर ओवर टाइम, रजिस्टर फॉर वेजेस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रजिस्टर। अगर याद होता है फॉर्म 1, फॉर्म 3, फॉर्म 4, फॉर्म 10 याद होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। एक चीज कर सकते हो, 1, 3 इन दोनों को मिलाओ तो बनता है 4। ठीक है, उसके बाद है 10। अब अगर ऐसे याद हो जाता है तो कर लो, क्या क्या है? 1, 3, 4, 10, 1, 3, 4, 10। ठीक है। फाइन, एनुअल रिटर्न, ओवर टाइम, रजिस्टर ऑफ वेजेस। फाइन, एनुअल रिटर्न, ओवर टाइम, रजिस्टर ऑफ वेजेस। ठीक है, ये याद होता है तो कर लेना, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। इसके बाद ऑफेंस वाला सेम पॉइंट है, 6 मंथ्स तक का और विथ फाइन अप टू 500, इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ तक का विथ फाइन अप टू 500। क्यों? अगर आपने मिनिमम वेज ऑफ रेट ऑफ वेज नहीं दिया है या कॉन्ट्रावेंशन, अगर आपने सही टाइम और नॉर्मल वर्किंग डे का सही पैरामीटर फिक्स नहीं किया है तो इसके नीचे का सब कुछ कट हो जाएगा। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। अभी तक हमने क्या क्या 2 कवर कर लिए? फैक्ट्रीज एक्ट कवर कर लिया, मिनिमम वेजेस एक्ट कवर कर लिया। अब तीसरा एक्ट है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। क्या करेगा? वेजेस देना है, इसके लिए भी रेगुलेशन बना हुआ है। इसके पहले वाला था मिनिमम इतना वेज देना ही है, अब आपको वेजेस देनी है।
कैसे? टू रेगुलेट द पेमेंट ऑफ वेजेस ऑफ सर्टेन क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट किन किन को लगता है? इट अप्लाइज इन द फर्स्ट इंस्टेंस टू द पेमेंट ऑफ वेजेस टू पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री टू पर्सन्स एम्प्लॉयड अपॉन एनी रेलवे by a railway administrator or either directly or through a subcontracted by a person fulfilling a contract with the railway administration and to persons employed in an industrial or other establishment. बस इतना ही याद कर लो, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी ऐसा अदर इंडस्ट्रियल या अदर एस्टेब्लिशमेंट में अगर कोई व्यक्ति एम्प्लॉयड होता है तो द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर गिविंग 3 months नोटिस ऑफ इट्स इंटेंशन ऑफ सो डूइंग बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मतलब और किसी एस्टेब्लिशमेंट में भी गवर्नमेंट अगर चाहेगी अपनी स्वेच्छा से तो इस पर्टिकुलर एक्ट को एप्लीकेबल कर सकती है अगर नोटिफिकेशन उनने दिया ऑफिशियल गजेट में रिगार्डिंग देयर इंटेंशन टू डू सो। Provided that in relation to any such establishment owned by the central government, no such notification shall be issued except with the concurrence of that government। अभी तक क्या किया था, स्टेट गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन दिया था अगर वो किसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट या फैक्ट्री को इस प्रोविजन में इंक्लूड करना चाहती हैं। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात रही तो अगर सेंट्रल के रिलेशन में अगर कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री पे ऐसा आपको इस एक्ट को आगे नोटिफाई एक्सटेंड करके लगाना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले परमिशन या उनसे बातचीत करके ही आप ये पर्टिकुलर एक्ट एप्लीकेबल कर पाओगे किसी इंडस्ट्री पे। ठीक है, नथिंग इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू वेजेस पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ वेज पीरियड विच ओवर सच वेज पीरियड एवरेज 1600 रुपीज अ मंथ और मोर, ऐसा करके लिख लो। अरे एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे 1600 लिख लो। ठीक, आगे टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, द वेजेस ऑफ एवरी पर्सन एम्प्लॉयड इज पेड व्हेन लेस देन 1000 persons आर एम्प्लॉयड शैल बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 7th day ऑफ द फॉलोइंग मंथ। आगे आने वाले महीने की 7 तारीख तक पे कर देना है। जहां 1000 वर्कर्स हों, 1000 वर्कर्स से ज़्यादा वर्कर्स हों, वहां पे 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ तक पे कर देना है। ठीक है, वेजेस टू बी पेड इन करेंट कॉइन्स और करेंसी नोट्स। ऑब्वियसली सारे जो करेंसी रहेगा डिमोनेटाइजेशन होने के बाद अगर आप पुराने 500 रुपया 2000 के नोट के थ्रू पेमेंट करते हो तो क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। या चेक या वेजेस को उनके बैंक अकाउंट में आप क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। डिडक्शन मेड फ्रॉम वेजेस, ऐसा कोई भी डिडक्शन जो कि वैलिड और अलाउड डिडक्शन हो तभी आप क्या कर सकते हो? वेज से कुछ अमाउंट डिडक्ट करोगे, जैसे पीएफ का कंट्रीब्यूशन है, कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, कोई हाउसिंग का लोन चल रहा है उस इंडस्ट्री के थ्रू जो राउट होके गया है, तो ऐसे चीजें जो अलाउड हैं उनको डिडक्ट करने के बाद आप वेजेस दे दोगे। Fines as prescribed by competent authority not to impose unless the employer is given an opportunity to show cause to record in the register। मतलब अगर कोई फाइन आया हुआ है तो आपको वैलिड रीजन देने के बाद ही आप क्या कर सकते हो? डिडक्शन कोई कर सकते हो, या एम्प्लॉयर को शो कॉज देना पड़ेगा कि उनसे ऐसी गलती हुई तो क्यों हुई, टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। डिडक्शन फॉर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटीज फॉर अनऑथराइज्ड एब्सेंस, अगर एब्सेंस फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द डे हुआ है, आया ही नहीं लेबर, आया ही नहीं एम्प्लॉय, या पूरे आया और उसके बाद गायब हो गया, तो इफ 10 और मोर पर्सन्स एब्सेंट विदाउट रीजनेबल कॉज डिडक्शन ऑफ वेजेस अप टू 8 days आप कर सकते हो। ठीक है, डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस फॉर डिफॉल्ट एंड नेग्लिजेंस ऑफ एन एम्प्लॉय रिजल्टिंग इनटू लॉस। ठीक है, एम्प्लॉय को रीजन देना पड़ेगा कि क्यों उससे इस प्रकार की गलती हुई। डिडक्शंस फॉर सर्विस रेंडर्ड व्हेन अकोमोडेशन एमिनिटी और सर्विस हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द एम्प्लॉय, अगर कोई एमिनिटी मतलब सुविधा, कोई ऐसी सर्विस अगर एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड करी गई है जिसमें ये पहले से तय था कि आपके पेमेंट में से इस पर्टिकुलर पार्ट का डिडक्शन हो जाएगा, तो ऐसे में आप डिडक्शन कर सकते हो। ऑफेंसेस एंड पेनल्टी अगर याद होता है तो कर लेना, नहीं होता है कोई बात नहीं, इसके नीचे का पूरा पोर्शन कट कर देंगे हम। Employees State Insurance Act 1948. Applicability of the Act. It is extended in area wise to factories using power and employing 10 or more persons and to non-power using manufacturing units and establishment employing 20 or more persons. अभी हमने पहले भी पढ़ा था फैक्ट्रीज में 10 with aid of power, without aid of power 20 और more persons up to ₹7,500 per month with effect from 1/4/2004. It has also been expanded up
extended upon shops, hotels, restaurant, road motor transport undertakings, equipment maintenance staff in the हॉस्पिटल्स, इनके ऊपर भी ये एक्ट को एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको ईएसआईसी के अंदर दी हुई है कि कैसे करनी है। ये प्रोसीजर है, समझाने का कुछ नहीं है, मतलब ये एक एक स्टेज दी हुई है। क्या करोगे भाई, पहले आप जो भी फैक्ट्री, शॉप, एस्टैब्लिशमेंट है जो ईएसआईसी के अंदर कवर हो रही है उसका नाम दोगे। उसके बाद आप ऑर्गेनाइजेशन दोगे, आपको एक नंबर अलॉट होगा जिसको हम कोड नंबर कहेंगे। कोड नंबर इज कैरीड आउट बाय दी रीजनल ऑफिस के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। द अबव मेंशन प्रोसेस हेल्प्स इन मेंटेनिंग ट्रैक ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस, असिस्टेंस पेएबल, पेड एंड द एसोसिएटेड ऑब्लिगेशंस ऑफ द एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर की कितना ऑब्लिगेशन है ये तय किया जाएगा। एंड कॉन्सिक्वेंट स्टेप इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ कवर्ड फैक्ट्रीज। उस रीजन में जितनी भी फैक्ट्रीज इसके अंदर कवर होती है एम्प्लॉयर के अंडर, उन एम्प्लॉयज का नाम इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा और उनको एक इंडिविजुअल, एक इंश्योरेंस कोड, उनको क्या हो जाएगा, एक इंश्योरेंस नंबर उनको अलॉट हो जाएगा। खत्म हो गया, ये याद कर सकते हो तो कर लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बहुत आसान था सब कुछ। ठीक है, Registration of employers. Section 2A of the ESI Act states as under registration of factories and establishments. Every factory or establishment to which this act applies shall be registered within such time and in such manner as may be specified in the regulations made in this behalf. मतलब ESI के अंतर्गत जो समयावधि दी हुई है उस टाइम पीरियड के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज और इस्टेब्लिशमेंट्स एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना लो, जैसा ऊपर भी था। जैसे एम्प्लॉयर का कोड नंबर आया, फिर एम्प्लॉय का कोड नंबर आया, बीच में हमने कुछ फॉर्म्स वगैरह भरे, प्रिस्क्राइब्ड फीस एंड प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड के अंदर इन सब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जब आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता है एज टू दी नंबर ऑफ डेज। आप कभी भी गलत लिख के मत आओ, सेक्शन गलत, पेनल्टी गलत, ये गलत नहीं लिखना चाहिए। नहीं आपको पता है, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें अपेंडेड होती हैं सेक्शंस और रूल्स में, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसा कुछ वर्ड लिखो जैसे एज प्रिस्क्राइब्ड, डिसाइडेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट रीजनल ऑफिसर, इन सारे शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, नहीं समझ में आता है मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट में भी पूछ सकते हो या तो चैट में भी पूछ सकते हो। अब ये जो आगे के पॉइंट हैं कि एडवांटेजेस क्या होते हैं एम्प्लॉयर को, तो जब कोई मेडिकल बेनिफिट देना होता है किसी एम्प्लॉय को या उसके फैमिली मेंबर्स को, डिपेंडेंट्स जो है, मान लो एम्प्लॉय को कुछ हो गया तो जो उसके डिपेंडेंट होते हैं उनको बेनिफिट देने में आसानी होती है एम्प्लॉयर को। ये एडवांटेजेस हैं एम्प्लॉयर को मिलने वाले। जैसे मैटरनिटी बेनिफिट के अंतर्गत कोई एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए, कोई बीमारी ठीक कराने में एम्प्लॉय की, या एम्प्लॉय के ऊपर कोई डिपेंडेंट पर्सन है, एम्प्लॉय का कोई फैमिली मेंबर है, जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए उनका रीएम्बर्समेंट मतलब वापस मिल जाना। ठीक है, इस तरह से कैश अलाउंस देना, लमसम कोई ग्रांट देना, इन सब में एम्प्लॉयर को सुविधा मिल जाती है। ठीक है, employers are absolved of any responsibility in times of physical distress of their employees or workers such as employment injury, sickness और physical disablement। अब जैसे मान लो एम्प्लॉयर को कितना टेंशन हो जाए अगर उसके किसी एम्प्लॉय का के साथ कोई हादसा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो इन सारे डिस्ट्रेस की पोजीशन से एम्प्लॉय क्या हो जाता है, एम्प्लॉयर क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। क्योंकि ईएसआईसी के अंडर अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो ऑटोमेटिकली इसका ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, ईएसआईसी जो कॉर्पोरेशन है वो इंश्योर्ड एम्प्लॉयज के लिए अपने आप काम कर देगी, तो एम्प्लॉयर का एक तरह से जो बर्डन है वो कम हो जाता है। ठीक है, चलो, इनकम टैक्स में इसको क्या बेनिफिट मिला है, एनी अमाउंट और सम पेड बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर द ईएसआईसी इज डिडक्टेड इन कंप्यूटिंग इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, कवरेज ऑफ फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट ये आपको दिया हुआ है, ये एक्सटेंशन है जिन जिन को एक्सटेंड किया गया, और ऊपर हमने इसका 10 या ज़्यादा इंडिविजुअल्स विद एड ऑफ पार, 20 और मोर विदाउट एड ऑफ पार, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ये याद रखना है, और इनको एक्सटेंशन मिला हुआ है, इनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। ठीक, फाइनेंसेस में एक बार बस ये देख लेंगे कि कंट्रीब्यूशन रेट्स क्या क्या हैं, बस खाली ये याद करके चले जाओ। ठीक है, कंट्रीब्यूशन रेट्स क्या क्या है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 1.75% ऑफ द वेजेस, जो एम्प्लॉय की तरफ से कंट्रीब्यूशन आएगा ईएसआईसी स्कीम में, और एम्प्लॉयर की तरफ से कितना आएगा, 4.75% ऑफ द वेजेस। ठीक है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट द स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट 12.5%। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारा सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्या बन गया, एक मिनट, on medical expenses incurred on ESIC beneficiaries in their respective states within the per capita ceiling. Any expenditure
एक्सीडिंग दिस सीलिंग इज बोर्न एंटायरली बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप सीलिंग से ऊपर जाके कुछ ESIC कंट्रीब्यूशन कर रहे हो स्कीम में, तो उसका जो खर्चा है, जो उसकी लायबिलिटी है, दैट हैज टू बी बोर्न बाय रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। एग्जामिशन क्या क्या है भाई? द प्रोविजंस ऑफ द ESIC आर नॉट एप्लीकेबल टू फैक्ट्रीज और एस्टैब्लिशमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बिकॉज सच एम्प्लॉयज वर्किंग विद PSUs आर इन रिसीट ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। तो जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के साथ एम्प्लॉयड लोग हैं, उनके लिए ऑलरेडी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट स्कीम चल रही होती है, तो वो लोग यहाँ पे बेनिफिट नहीं लेंगे। ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशंस ये हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने पढ़ा था 1.75, 4.75 छोड़ दोगे चलेगा। कंट्रीब्यूशन का पीरियड क्या है? तो 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। जैसे इफ द पर्सन ज्वाइन इंश्योरेंस एम्प्लॉयमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम से ऑन 5 जनवरी, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड विल बी फ्रॉम 5 जनवरी टू 31 मार्च। ये एक क्लब हुआ। एंड हिज करस्पॉन्डिंग फर्स्ट बेनिफिट विल बी फ्रॉम 5 अक्टूबर टू 31 दिसंबर। ठीक है। Recovery of contribution. In the first instance, the principal employer is required to pay employer's share of contribution in respect of every employee, whether employed directly. इसको आप छोड़ सकते हो, ये पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है अब एंड टाइम पे। ठीक है। मेडिकल बेनिफिट मिलते हैं डिस्पेंसरीज एंड पैनल क्लिनिक्स, डायग्नोस्टिक सेंटर एंड ESIC हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा। इतना खाली आप हाईलाइट कर लो, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत अब नहीं है। ठीक है। मतलब बेनिफिशियरी को मोर और लेस हर वो मदद मिल जाएगी जो उसको किसी हादसा होने पे या कोई बीमारी होने पे उसको लगती है। जैसे सुपर स्पेशलिटी मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर दी जाएंगे, अब उसमें सभी कुछ कवर हो जाता है। ठीक है। तो बेसिक ये सारे जो टर्मिनोलॉजी हैं, बस आपको ये याद रखना है। जैसे डायग्नोस्टिक सेंटर, ESIC हॉस्पिटल्स हैं, ESIC डिस्पेंसरीज हैं, पैनल क्लिनिक्स हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल फैसिलिटीज जहाँ दी जाती हैं, ये सारा सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है। फिर सिकनेस के भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं, ये आप लोग पढ़ लोगे। ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, मतलब हाईलाइट कर रही हूँ, इसको आपको पढ़ ही लेना है। ठीक है। एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट कहाँ कहाँ दिए जाते हैं? आफ्टर एग्जॉस्टिंग द सिकनेस बेनिफिट पेबल अप टू 91 डेज, इंश्योर्ड पर्सन जो कि कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, मेंटल और मैलिग्नेंट डिजीजेस और एनी अदर स्पेसिफाइड लॉन्ग टर्म एलिमेंट से सफर कर रहा है, उसके लिए एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट होते हैं। वैसे तो ओरिजिनल टिल 91 डेज का होता है, पर 91 डेज से भी ज़्यादा आपको टाइम लग सकता है, ऑब्वियसली अगर इस प्रकार की घातक बीमारियां हो तो। ठीक है। उसके बाद सेम है एनहांस सिकनेस बेनिफिट है, ये आप रीड जरूर कर लेना तो याद हो जाएगा, बेसिक मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है। मेटर्निटी बेनिफिट मतलब जो बेनिफिट प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जाता है। डिसेबलमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं? जो फिजिकली डिसेबल्ड मतलब जिनको स्पेशली एबल्ड कहा जाता है, उन वाले लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, आई मीन वर्कर्स के लिए, पर्सन्स के लिए ये बेनिफिट होता है। डिपेंडेंट बेनिफिट, डिपेंडेंट बेनिफिट मतलब अगर कोई व्यक्ति आप पे डिपेंडेंट है अपने जीवन यापन के लिए, जैसे फैमिली मेंबर या आपके पेरेंट्स जो बूढ़े हैं, जो अभी अर्न नहीं कर रहे हैं और जो आप पे डिपेंडेंट हैं, उन्हें कहा जाता है उनके लिए होता है डिपेंडेंट बेनिफिट। ठीक है। फ्यूनरल एक्सपेंसेस मतलब डिसीज्ड पर्सन जो भी है, अब वो इंश्योर्ड इंडिविजुअल होगा तो उसके फ्यूनरल एक्सपेंसेस कौन करेगा? इस स्कीम के अंतर्गत कवर होते हैं। ठीक है। तो अब पेमेंट किसको दिया जाएगा? तो या तो एल्डेस्ट सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द फैमिली या उसके एब्सेंस में उस इंडिविजुअल को जो एक्चुअली सारे फ्यूनरल एक्सपेंसेस कैरी आउट कर रहा है, उसको हाथ में पैसा दे दिया जाता है। ठीक है। पेनल्टीज एंड चेकलिस्ट हैं, इसको हम छोड़ देंगे। 1 2 3 4 पन्ने तक चल रही है, बाप रे बाप, 4.5 पन्ने तक। अगला आता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। ठीक है। कंसेप्ट सेम रहेगा जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा, किसको एप्लीकेबल होगा, किसको एप्लीकेबल नहीं होगा, बस इतना याद रखना है आपको। अप्लाइज टू एंटायर इंडिया, अप्लाइज टू एवरी एस्टैब्लिशमेंट विच इज फैक्ट्री एंगेज इन एनी इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 एंड इन विच, जहाँ पे 20 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 20 और मोर पर्सन्स विच सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। Any establishment employing even less than 20% can be covered voluntarily in the said act। मतलब 20 से ऊपर हो तो करना है, 20 से नीचे हो तो आप वॉलंटरी भी क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हो सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 के अंतर्गत। Eligibility, any person who is employed for work of an establishment or employed through contractor or in connection with the work of an establishment। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू या किसी इस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉयड है, उस
के लिए ये उस पर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है, वो एलिजिबल है इस एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर होने के लिए। एप्लीकेबिलिटी क्या रहेगी? एवरी स्टैब्लिशमेंट विच इज फैक्ट्री इंगेज इन एनी इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 एंड विच 20 और मोर पर्सन्स आर एम्प्लॉयड। सेम पॉइंट है जो अभी हमने ऊपर कवर किया, यहाँ से छोड़ सकते हो। पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? द एम्प्लॉयर शैल पे द कॉन्ट्रीब्यूशन पेएबल टू द ईपीएफ डीएलआई एम्प्लॉयज pension fund in respect of the member of the employees pension fund employed by him directly or through a contractor. It shall be the responsibility of the principal employer to pay the contribution payable to EPF DLI employer. ठीक है, वो क्या करेगा? जहाँ एम्प्लॉयर है वहाँ पे एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वहाँ पे थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर क्या होगा? पेमेंट किया जाएगा। रेट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या होंगे? इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ 12%, 10% इन सर्टेन केसेस ऑफ वेजेस। वेजेस कैसे बनेगा? बेसिक वेजेस, डीए एंड रिटेनिंग अलाउंस इफ एनी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा, या तो एम्प्लॉयर के द्वारा डायरेक्टली होगा या तो थ्रू कॉन्ट्रैक्टर होगा। कोई भी डाउट है? वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, तो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा तब भी 12% ऑफ दी वेजेस होगा। वेजेस में क्या क्या आएगा? बेसिक वेजेस, डीए एंड आरए रिटेनिंग अलाउंसेस। रेट ऑफ 10% कुछ लोगों कुछ इंडस्ट्रीज को एप्लीकेबल होता है, कुछ केसेस में जो अभी हमने देखा था। तो वो कौन कौन सी हैं? फॉर इस्टेब्लिशमेंट जहां 20 से कम लोग हैं, कम इंप्लॉइज हैं, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी जो होती हैं वो, और एनी इस्टेब्लिशमेंट इन फॉलोइंग इंडस्ट्री जो जूट, बीड़ी, ब्रिक, कॉइल और गुअरगम फैक्ट्रीज होती हैं, उन सारी फैक्ट्रीज के लिए 10% का रेट एप्लीकेबल होता है। ठीक है। थ्रेशोल्ड एंड प्रोसीजर क्या है? इसको सिर्फ जनरल रीडिंग भी कर लोगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी इसमें भयानक टेक्निकल नहीं है। ठीक है, जनरल रीडिंग समझ में आ जाएगा। थ्रेशोल्ड मतलब क्या होता है? लिमिट। थ्रेशोल्ड मतलब लिमिट। तो लिमिट क्या है? एक लाइन पढ़ के बता देती हूँ, उसके बाद भी डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना। कंट्रीब्यूशन ऑफ बाय एम्प्लॉयर इज सब्जेक्ट टू प्रेजेंट थ्रेशोल्ड ऑफ ₹15,000 पर मंथ बियॉन्ड विच देयर इज नो ऑब्लिगेशन बाय एम्प्लॉयर टू कंट्रीब्यूट। मतलब वो जो 10 या 12% निकल के आता है ना, अगर वो 15,000 से ऊपर जा रहा है तो 15,000 तक की लिमिट है, उसके ऊपर कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं होती है एम्प्लॉयर को। ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट सारे डिपार्टमेंट और ब्रांचेस उस लोकेशन की इंक्लूड करके चलता है। अब हर एक ब्रांच के लिए अलग अलग नहीं होगा, एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी ब्रांचेस इसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूड होती हैं। ठीक है। उसके लिए एक ईपीएफ कोड आपको लगता है, ऑब्वियसली उस कोड के अंतर्गत जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था एम्प्लॉयर कोड, एम्प्लॉय कोड, इंश्योरेंस कोड मिला था ना, एक टोकन नंबर, वैसे ही यहाँ पे भी होगा। ठीक है। एम्प्लॉयर नीड टू डिपॉजिट स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन बाय 15th ऑफ एवरी मंथ, 15 ऑफ एवरी मंथ तक आपको डिपॉजिट कर देना है। If the employee leaves the existing establishment and obtains re-employment to the establishment in which this act is applicable, ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी होती है कि वो जितना भी बेनिफिट है उसे क्या कर देगी? एक्यूमुलेशन को ट्रांसफर कर देगी नए एम्प्लॉयमेंट में जहाँ पे वो री एम्प्लॉय हुआ है। ठीक है। बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट सेम है, जैसे सोशल सिक्योरिटी होती है उसी प्रकार के बेनिफिट्स यहाँ पे भी मिलते हैं जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं। पेनल्टी याद होती है तो कर लेना। इफ पीरियड ऑफ डिफॉल्ट इज लेस देन 2 months 5% ऑफ अरियर्स। अरियर्स मतलब जो ड्यू है पटाना वो। ठीक है। आगे आ जाते हैं चेकलिस्ट में, वापस कट करते चलेंगे चेकलिस्ट को। ये हमने कट कर दी चेकलिस्ट, यहाँ पे भी चेकलिस्ट कट कर दी। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, नेक्स्ट एक्ट। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट मतलब अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है तो आपको क्या होगा? सामने वाले को बोनस भी तो देना पड़ेगा ना, दिवाली बोनस जैसे आपने सुना होगा, वैसे ये भी है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 1965। एप्लीकेबिलिटी, हर फैक्ट्री जो फैक्ट्रीज एक्ट में डिफाइंड है। क्या थी फैक्ट्रीज एक्ट में डिफाइंड? मेरे को याद नहीं आ रहा क्या होती हैं फैक्ट्रीज। 10 विद एड ऑफ पार, 20 विदाउट एड ऑफ पार। पिछले 12 प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, प्रीसीडिंग ईयर नहीं बोला मैंने, प्रीसीडिंग 12 मंथ्स में जहां इतने से ज्यादा लोग अगर इंप्लॉयड हैं तो वो फैक्ट्री में कवर होगी। तो यहाँ पे फैक्ट्री मतलब जो फैक्ट्रीज एक्ट में मीनिंग दिया हुआ है वो। ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट इन विच 20 और मोर पर्सन्स आर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सीजी में स्पेसिफाई लेसर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है। एलिजिबिलिटी फॉर बोनस क्या क्या होगी? एम्प्लॉय वर्कर हु हैव वर्कड फॉर मोर देन 30 days इन अ मंथ एंड ड्रॉइंग सैलरी और रेम्यूनरेशन ऑफ ₹21,000 पर मंथ। सैलरी और वेजेस मीन्स ऑल रेम्यूनरेशन अदर देन रेम्यूनरेशन जो उसके ओवर टाइम के लिए है वो इसमें कवर नहीं होगा। केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी और डीए, बाकी तो आपको ब्रैकेट में दिया है वो आप छोड़ सकते हैं, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ लीजिए, बाकी छोड़ दीजिएगा। एज पर पेमेंट ऑफ बोनस अमेंडमेंट एक्ट एलिजिबिलिटी लिमिट व्हाट वाज एनहेंस्ड फ्रॉम 10,000
पर मंथ टू 21,000 पर मंथ, और कैलकुलेशन सीलिंग को 3500 से 7,000 पर मंथ के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, एज पर दी ऑर्डर्स पास बाय बॉम्बे हाई कोर्ट, इसको आप छोड़ सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अमाउंट्स ऑफ बोनस मैंडेटरी फॉर एम्प्लॉय टू पे मिनिमम बोनस ऑफ 8.33, इसको याद रखना है, minimum 8.33 and maximum 20% of salary from the accounting year in which the establishment has profits। लेकिन इसमें establishment के शुरू के 5 साल एग्जिस्टेंस के आपको छोड़ देने पड़ेंगे। भैया बीईपी पे तो आ जाए, प्रॉपर वर्किंग तो हो जाए इंडस्ट्री की, उसके बाद आप बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी बोनस विद इन स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट ऑफ 8 months ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 8 महीने के अंदर आपको क्या कर देना है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बोनस को रिलीज भी कर देना है, पेमेंट कर देना है। कंपनी इज एंटाइटल्ड टू एडजस्ट एनी कस्टमरी और इंटरिम बोनस, पूजा बोनस अगेंस्ट बोनस पेएबल अंडर दिस एक्ट। जो भी तुमको मैंने कहा ना कि दिवाली के जैसे बोनस मिलते हैं, कोई पूजा बोनस मिला है, इंटरिम बोनस मिला है, इंटरिम मतलब मिड दौर में अगर आपको कोई बोनस मिला है तो आप उस बोनस को इस बोनस के साथ एडजस्ट कर सकते हो। स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स क्या क्या है, फॉर्म ABCD, ठीक है, ABCD। पहला कंप्यूटेशन जो एलोकेबल सरप्लस का है, फिर शोइंग द सेट ऑन एंड सेट ऑफ ऑल द एलोकेबल सरप्लस, शोइंग द अमाउंट ऑफ बोनस ड्यू टू ईच ऑफ द एम्प्लॉइज एंड द अमाउंट एक्चुअली डिसबर्स्ड कितना था और एनुअल रिटर्न कितना था। याद होता है तो कर लेना, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, चेकलिस्ट हम छोड़ते चलेंगे, ABCD तो कवर वही कर रहा है, बाकी आप छोड़ सकते हो। अब है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट मतलब 1972, 1972। ग्रेचुइटी मतलब होता है जब किसी ने लंबे समय आपके साथ काम किया है तो आप एक ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए आप उस व्यक्ति को क्या करते हो, ग्रेचुइटी देते हो। आपने टैक्स में भी ग्रेचुइटी का मतलब पढ़ा हुआ है। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी क्या है, किन किन को है, फैक्ट्रीज को है, कंपनी को है, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट को है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जहाँ 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, और रजिस्ट्रेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, इन सबको ये एप्लीकेबल होता है। वेजेस फॉर कैलकुलेशन, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी 15 days सैलरी ऑफ एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस टू बी पेएबल टू एन एम्प्लॉय आफ्टर रेंडरिंग सर्विसेज ऑफ 5 years ऑन हिज सुपर एन्युएशन, रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन, डेथ और डिसेबलमेंट। इन 3 के बेसिस पे वो कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ नोटिस ऑन कॉन्स्पिशियस प्लेस एट द मेन एंट्रेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। और आपको ये चीज़ डिस्प्ले ऑफ नोटिस में आपको नोटिस की तरह लगानी पड़ती है। कहाँ पे, जो मेन एंट्रेंस है, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज में या ऐसी लैंग्वेज जो वहाँ के मेजॉरिटी ऑफ लोगों के द्वारा समझी जाती है। ठीक है, compliance and procedure, intimation in prescribed form for any change in the name, address of employer or nature in business within 30 days of such change। अगर आपके एम्प्लॉयर का नाम बदल गया है या अगर नेचर ऑफ बिजनेस बदल गया है तो आपको 30 दिनों के अंदर उसे क्या करना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा। नॉमिनेशन, एम्प्लॉय टू सबमिट हिज नॉमिनेशन इन फॉर्म F विद इन 30 days ऑफ अपॉइंटमेंट। इसके लिए आपको नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा फॉर्म F में अपॉइंटमेंट के 30 दिनों के अंतर्गत। रिकवरी ऑफ ग्रेचुइटी टू अप्लाई विद इन 30 days इन फॉर्म 1 व्हेन नॉट पेड विद इन 30 days। फोर फीचर ऑफ ग्रेचुइटी ऑन टर्मिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर मॉरल टर्पिट्यूड। मॉरल टर्पिट्यूड क्या है, मतलब मानसिक प्रताड़ना, कोई डिसऑर्डरली आपका बिहेवियर है, गलत बिहेवियर है, राइटस एक्ट्स आपने किए हैं, मतलब जिससे दंगा भड़क जाए, ऐसा अगर आपने कुछ किया है तो आपकी ग्रेचुइटी का 4 फीचर हो जाएगा, मतलब आपको नहीं मिलेगी। होलली और पार्शियली फॉर विलफुली कॉजिंग लॉस, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एटसेट्रा, या आपने जानबूझ के प्रॉपर्टी का नुकसान किया है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी किया है, तो ऐसे में आपकी ग्रेचुइटी 4 फीचर हो जाएगी। पेनल्टीज याद कर लेना, उतना कोई कठिन नहीं है, चेकलिस्ट काट देना। ठीक है, इसको काटते चलो। एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट 1923। अब अगर कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण कोई इंजरी हो जाती है काम के दौरान, पार्शियल डिसेबलमेंट हो जाता है, टोटल डिसेबलमेंट हो जाता है, टेम्पररी परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाता है, तो ऐसे में आपको क्या मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिलेगा। एप्लीकेबिलिटी टू ऑल ओवर इंडिया, कवरेज ऑफ वर्कमैन, ऑल वर्कर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस, सैलरी, डायरेक्टली किसी और के थ्रू, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आप आए हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। एम्प्लॉयर की लायबिलिटी टू पे कॉम्पनसेशन टू अ वर्कमैन ऑन डेथ, पहला, ऑन पर्सनल इंजुरी रिजल्टिंग इनटू टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट, या किसी प्रकार की कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज हो गई, जैसे मान लो आपको लंग्स का कैंसर हो गया है बिकॉज आप मिल में काम करते हो, पेपर मिल में। आप पेपर मिल में कितना बुरादा उड़ता है, उसके कारण हो सकता है आपको लंग का कैंसर हो जाए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो उसको हम ऑक्यूपेशनल डिजीज कहते हैं। वो डिजीज जो ऑक्यूपेशन में रहने के कारण आई, अन्यथा नहीं आती, पर इस ऑक्यूपेशन में रहने के कारण या कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के कारण
में रहते रहते हो गई है। अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन वेयर डेथ ऑफ अ वर्कमैन रिजल्ट्स फ्रॉम द इंजुरी, एन अमाउंट इक्वल टू 50% ऑफ द मंथली वेजेस ऑफ द डिसीज्ड वर्कमैन मल्टीप्लाइड बाय द रिलेवेंट फैक्टर ऑन एन अमाउंट ऑफ 80,000 रुपीज विच एवर इज मोर। जहाँ पे परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो जाता है वहाँ एन अमाउंट इक्वल टू 60% ऑफ द मंथली वेजेस ऑफ द इंज्योर्ड वर्कमैन मल्टीप्लाइड बाय द रिलेवेंट फैक्टर, या 90,000 रुपीज विच एवर इज मोर। मतलब हायर साइड में जाएंगे। रिलेवेंट फैक्टर मतलब क्या होता है, जैसे 60% ऑफ द मंथली वेजेस, अब कितने महीने की वेजेस आप सामने वाले को कॉम्पनसेशन दोगे तो वो रिलेवेंट फैक्टर बनता है, या 90,000 विच एवर इज हायर। मतलब मृत्यु हो गई तो क्या, या अगर परमानेंट डिसेबलमेंट हो गया मतलब अब वो व्यक्ति कभी काम नहीं कर पाएगा, मान लो चल नहीं पाएगा, उसके दोनों हाथ कट गए, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ये दिया गया है। तो 80,000 विच एवर इज मोर, सॉरी एक मिनट, 80,000 विच एवर इज मोर या 90,000, जो भी 60% और 90,000 विच एवर इज मोर, ये देखा जाएगा कि 60% और नंबर ऑफ, मतलब कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर आपकी 10,000 सैलरी है, इसका 60% कितना होगा 6,000, अब इंटू कितने मंथ्स, मान लो 12 मंथ्स, 8 मंथ, 9 मंथ, जो भी है, ठीक है, या 90,000, अब इससे क्या ज्यादा होता है वो पे किया जाएगा। मतलब इंप्लॉय का बेनिफिट देखा जा रहा है। प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन, हायर द एज लोअर द कॉम्पनसेशन। मतलब अगर जितना जवान व्यक्ति अगर मरता है तो उसका लॉस इरिप्लेसेबल होता है, तो अगर जितना ज्यादा एज है आपकी, मतलब यू आर नियर टू रिटायरमेंट या नियर टू, आपकी एज अगर बहुत ज्यादा है तो आपका कॉम्पनसेशन थोड़ा लोअर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप ये छोड़ सकते हो। अगला है कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेबर किस तरह से एम्प्लॉय किए जाएंगे और क्या वो नियम कानून होंगे जिसके थ्रू आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करोगे। तो एवरी एस्टैब्लिशमेंट इन विच 20 और मोर वर्कमैन आर एम्प्लॉयड और वर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 months एज कॉन्ट्रैक्ट लेबर, एवरी कॉन्ट्रैक्टर हु एम्प्लॉयज और हु एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 months 20 और मोर वर्कमैन। ऑब्जेक्ट क्या है, किसी भी प्रकार से लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए और उनको ड्यू जितना पैसा उनका बनता है उतना उन्हें मिलना चाहिए, या किसी प्रकार का क्या बोलना चाहिए, जाति उनके साथ नहीं होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एम्प्लॉइंग 20 और मोर वर्कर्स थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर और द कॉन्ट्रैक्टर्स ऑन डिपॉजिट ऑफ रिक्वायर्ड फी इन फॉर्म 1। ये तो अब प्रोसीजर की बात आ गई। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर ओनली बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट थ्रू इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन आफ्टर कंसल्टेशन विद द बोर्ड। आप ये छोड़ सकते हो, ये भी आप छोड़ सकते हो, मतलब इसके ये आप अब इस मोमेंट पे याद नहीं कर सकते ये फॉर्म्स वगैरह। ये है, ये इंपॉर्टेंट है। वेलफेयर मेजर्स क्या क्या लेने हैं, तो सेम रहेगा। फर्स्ट एड फैसिलिटी होनी चाहिए, यूरिनल्स होने चाहिए, लैट्रिन्स होनी चाहिए, वॉशिंग फैसिलिटी और ड्रिंकिंग वाटर हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कहाँ, जहाँ पे 100 या उससे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, कैंटीन्स की सुविधा होनी चाहिए। लॉज, अग्रीमेंट और स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो कि इनकंसिस्टेंट विद दिस एक्ट है, ऐसे इंस्ट्रक्शंस आप नहीं दे सकते, मतलब शोषण नहीं करना है सामने वाले का। प्रिंसिपल और एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी क्या है कि कैंटीन, रेस्ट रूम, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, लैट्रिन्स, यूरिनल्स, वॉशिंग फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड कराई जाए। लेबर है, दैट डजंट मीन कि आप उसे एक्सप्लॉइट कर लोगे, आखिरकार ह्यूमन है, ह्यूमन कंडीशंस होनी चाहिए। अगर मैं आप ही को बोलूँ आप पढ़िए, बाजू में कचरा आपके रखा हुआ है, क्या हम ऐसे काम कर पाएंगे? अगर हमारे बाजू में कचरा रखा है, फ्यूम्स आ रहे हैं, बदबू आ रही है, डस्ट उड़ रहा है, गर्मी हो रही है, तो हम ऐसे वातावरण में काम नहीं कर सकते। तो सेम बात उनके लिए भी एप्लीकेबल होती है। ठीक है, रजिस्टर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, अगर आपको याद होता है तो करना, नहीं तो काट देना। अब मस्टर रोल वगैरह, अब आपको ये फॉर्म 19, फॉर्म 18 वगैरह अब याद नहीं हो सकते। ठीक है, ऑफेंसेस और चेकलिस्ट आप काट सकते हैं। चलते जाइए मेरे साथ, बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। अब अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इसीलिए बनाया गया है ताकि इंडस्ट्रियल पीस और हार्मनी की सिचुएशन बनी रहे। ठीक है, नेगोशिएशन होते रहे, सेटलमेंट होता रहे। ठीक है, मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मतलब जब भी कभी किसी प्रकार का टकराव हो जाए या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए। ठीक है, ये सिंपल चीजें हैं। इसके अंतर्गत अब आपको मैंने आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट पढ़ाया था। कंसीलिएशन का मतलब क्या बताया था, जब एक मीडिएटर टाइप ऑफ पर्सन क्या करता है, दो लोगों के बीच में शांति बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, कि आप डिस्प्यूट में मत जाइए, रेदर देन सेटल कर लीजिए मैटर, क्योंकि डिस्प्यूट करने से ना आपका फायदा है, ना एम्प्लॉयर का, ना एम्प्लॉय का। ठीक है, ऐसे में वेजेस का आप छोड़ दीजिए, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस ये भी आप छोड़ दीजिए, अभी ये आपको अब इस टाइम पे याद नहीं हो सकता है,
ओवरव्यू देखना है ना, पन्ना पलट के सिर्फ, अगर आप ऐसे अपनी पेंसिल लेके सिर्फ बैठ के पढ़ना चाहते हो कि भाई वेजेस मतलब क्या होगा, तो भाई अलाउंस है जिसमें डीए आता है, वैल्यू ऑफ एनी हाउस अकोमोडेशन आता है, ट्रैवलिंग कंसेशन आता है, पर बोनस कंट्रीब्यूशन पेड बाय एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू पेंशन फंड या ग्रेचुइटी पेबल नहीं होगा। अब ये कितना आसान था, जितनी जल्दी हमने अभी इसको 30 सेकंड में पढ़ा, ऐसे ही आपको घर में बैठ के पढ़ना है। मैंने कुछ समझाया नहीं समझाया, खाली मेन मेन पॉइंट अंडरलाइन कर लिए, ऐसा ही आपको भी पढ़ना है, ठीक है। चलो आते जाओ आगे। वर्क्स कमेटी क्या होती है? कंसिलिएशन ऑफिसर, ये अच्छा एक पॉइंट है। कंसिलिएशन ऑफिसर मतलब एक ऐसा ऑफिसर जो कि डिस्प्यूट को सेटल कराएगा। तो द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू अपॉइंट एनी नंबर ऑफ पर्संस एज इट थिंक फिट्स टू बी अ कंसिलिएशन ऑफिसर। द कंसिलिएशन ऑफिसर हैविंग ड्यूटी ऑफ मीडिएटिंग एंड एक्ट्स एज द मीडिएटर्स इन बिटवीन द पार्टीज टू रिजॉल्व द dispute, ठीक है। In the case of public utility services matters like strikes and lockouts, the conciliation officer can initiate the conciliation proceeding and tries to end होगा ये, tries to settle the dispute in between the parties, जो भी dispute है उसे सेटल करने की कोशिश करता है conciliation officer। ड्यूटीज ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर क्या है? अब ये सेम है जो हमने आर्बिट्रेशन के टाइम पे पढ़ा था। मैटर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना, मैटर के बारे में फेयर एंड एमिकेबल ईयर्स रखना, ऐसा नहीं कि आप बायस्ड हो रहे हैं। कोई अगर स्ट्राइक्स या लॉकआउट्स हुई हैं, उनके मैटर, उनके प्रोसीजरल मैटर्स के रिलेशन में बेसिकली कंसिलिएशन ऑफिसर एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। जो भी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स या मेमोरेंडम जो है, मेमोरेंडम का बेसिक मतलब होता है डॉक्यूमेंट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनीज एक्ट में एक निश्चित मीनिंग रखता है, बट मेमोरेंडम मीन्स एनी डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको सेटल करना, या जो भी सेटलमेंट निकल के आया है उसको डॉक्यूमेंट करके पार्टीज को भेजना, ये सारे काम, ये ड्यूटीज होती है कंसिलिएशन ऑफिसर की, ठीक है। कंसिलिएशन एक बोर्ड होता है। एज ओकेशन अराइजेस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज ऑल्सो ऑथोराइज्ड to constitute board of conciliation for promoting the settlement of an industrial dispute. It consists of a chairman who shall be an independent person and 2 or 4 other members. The members appointed shall be in equal numbers to represent the parties to the dispute. On the dispute being referred to the board, it is the duty of the board to do all that which it deems फिट टू डू इन दिस रिगार्ड। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो जिम्मेदारी ये है कि एमिकेबल मतलब फ्रेंडली सेटलमेंट कराना है, फेयर अनबायस्ड सेटलमेंट कराना है, ठीक है। ड्यूटीज ऑफ बोर्ड में से आपको ये रटना है, ये बहुत आसान है, ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलो, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एडजुडिकेशन पूरा JIGL का पेपर देके आ गए हो अब तो। जीए तो एडजुडिकेशन का मतलब पता ही होगा क्या होता है, लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, और पढ़ाया है मैंने, ये मत बोल देना कि नहीं पढ़ा है। नेशनल ट्रिब्यूनल भी हमें पढ़ा है। कौन से चैप्टर में पढ़ा था? JIGL के कौन से चैप्टर में पढ़ा था बताओ? जहाँ पे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स वाला एक चैप्टर पढ़ा था, याद है? वहां पे ये सब हम पढ़ के आए हैं, ठीक। इसको आप छोड़ सकते हो, मतलब ये ऐसी चीज है जो आपको पता है, राइट। चैप्टर नंबर 12, गजब, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अवार्ड्स आपको पता है, डिग्री क्या होती है, आर्बिट्रेशन अवार्ड हमें पता है क्या होता है, किस तरह से अवार्ड दिया जाता है, लोगों को सुन के, या तो आप उसमें जो भी ऑर्डर आया है उसमें आप क्या करोगे, उसका रिजेक्शन हो सकता है, मॉडिफिकेशन हो सकता है, या उसमें किसी प्रकार का बदलाव किया जा सकता है, या ऑल टुगेदर नया अवार्ड भी आ सकता है, ठीक है, आफ्टर हियरिंग टू द पार्टीज और उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके, ठीक है। अगर कोई लॉकआउट या उसकी सिचुएशंस होती हैं स्ट्राइक्स या लॉकआउट्स की, तो उनके केस में भी कुछ आपको टाइम पीरियड दिए हुए हैं, जैसे विद इन 14 days ऑफ गिविंग सच नोटिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द डेट ऑफ द स्ट्राइक ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स। तो लॉकआउट्स और स्ट्राइक्स के दौरान के प्रोसीजर्स क्या हैं वो भी आपको लिस्टेड आउट हैं, ठीक है। नोटिस ऑफ लॉकआउट्स ये अब आप काटते जाइए, ये आपको अभी अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ले ऑफ का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को निकाल दिया जाता है, ठीक है। जब किसी व्यक्ति को निकाल दिया जाता है तो उसको हम ले ऑफ कहते हैं, ठीक है। चलो आगे, आगे और क्या क्या है ये अब आप छोड़ सकते हो, ये छोड़ दो, इसको अभी पढ़ने का मतलब नहीं है, ये रिवीजन क्लास है, पूरी पढ़ाई की क्लास नहीं चल रही है। छोड़ते चलेंगे हम इसको, आगे बढ़ेंगे।
ट्रेड यूनियंस एक्ट, ट्रेड यूनियंस मतलब क्या होता है, जब यूनियन फॉर्म कर ली जाती है किसी एक कॉमन पर्पस के लिए। तो टू प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन इन सर्टेन रिस्पेक्ट, टू डिफाइन द लॉ रिलेटिंग टू ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियंस बेसिकली क्या करते हैं, यूनियन फॉर्म होता है जहाँ पे वर्कर्स आते हैं और कॉमन मोटिव के फर्दरेंस में काम करते हैं। एनी 7 or more members of a trade union may, by subscribing their name to the rules of the trade union and its compliance, there should be at least 10% or 100 of the workmen whichever is less engaged or employed in the establishment। मतलब ट्रेड यूनियन भी तभी बन सकती है जब ये कंडीशंस हों। if it has on the date of making application not less than 7 persons as its members who are workmen engaged or employed in the establishment। ठीक है, क्या क्या फॉर्म्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो आपका नेम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस ऑफ हेड ऑफिस, ये सारी चीज़ें आपको ये इसके प्री कंडीशंस हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन क्या है, ये आपको दिया गया है, इसको रट लेना है। रटना क्या है, देखोगे तो याद हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कैंसिल कब हो जाएगा, फ्रॉड के केस में, आपने कोई प्रोविजन कॉन्ट्रावेन कर दिया, विलफुल कॉन्ट्रावेंशन है, रिक्विसाइड नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं थे, उनकी क्वालिफिकेशन में कुछ गड़बड़ी थी, तो खत्म हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत आप ट्रेड यूनियन बना रहे हो ताकि आप किसी प्रकार के लॉकआउट या स्ट्राइक को जन्म दे सको, तो भी अलाउड नहीं होता है आपको ट्रेड यूनियन बनाना। ठीक है, काटते चलेंगे। मैटरनिटी बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट का मतलब क्या होता है, कोई भी जो प्रेग्नेंट लेडी जब प्रेगनेंसी के दौरान उसे कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं और डिलीवरी के बाद उसे कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वो यहाँ पे लिस्टेड आउट हैं, यही इसका ऑब्जेक्ट है। आप इसमें पढ़ सकते हो कि कैश बेनिफिट किस किस टाइप के मिलते हैं। करना क्या है, सिर्फ मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर लेना। ठीक है, मिसकैरेज हो जाता है या प्री मैच्योर बर्थ हो जाता है, कोई प्रकार की इलनेस हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान, तो उन सब के भी कैश बेनिफिट्स आपको लिस्टेड हैं, या तो अमाउंट के रूप में या तो एडिशनल लीव के रूप में। ठीक है, कुछ नो कैश बेनिफिट्स प्रिविलेज भी होते हैं, मतलब जिनमें बेनिफिट्स कोई प्रिविलेज दिया जा रहा है पर कोई कैश बेनिफिट एज सच नहीं दिया रहा है, जैसे लाइट वर्क कराया जा रहा है, आपको 2 नर्सिंग ब्रेक दिए जा रहे हैं। ठीक है, जब तक बच्चा 15 महीने की तक का नहीं हो जाता, क्योंकि ऑब्वियसली मदर को दूध पिलाना पड़ेगा, बच्चे का ख्याल रखना पड़ेगा, इसके लिए कुछ आपको प्रिविलेजेस या एक्स्ट्रा आपको कुछ फैसिलिटीज दे दी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसको काटते चलेंगे। कुछ एक मेजर ये आया था, ये अमेंडमेंट आप चाहो तो पढ़ लेना। ठीक है, ये अमेंडमेंट एक्ट आया था, ये बहुत अच्छा अमेंडमेंट एक्ट था, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। एलिजिबिलिटी वगैरह बस इसमें थोड़ा सा ये ध्यान दे देना, ये वाला पार्ट। ठीक है, कि हाइलाइट्स ऑफ द अमेंडमेंट्स अभी तक टाइम नहीं है, वरना जरूर पढ़ते, इसको हम छोड़ते चलेंगे। ठीक है, और क्या है जो इम्पोर्टेंट है डिस्कशन के लिए, ये अब आप छोड़ सकते हो, अब यहाँ से आप अब छोड़ दो। अब ये ऐसा है कि गट फीलिंग में आपको कुछ अगर पॉइंट्स देखने हो, पढ़ने हो, तो पढ़ सकते हो। जैसे स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाते हैं डिसेबिलिटीज़ वाले लोगों के लिए, काम जो अच्छा कर रहे हैं उनके लिए बोनस का प्रोविज़न होता है, मैटरनिटी वाले लोगों के लिए मैटरनिटी बेनिफिट होते हैं लेडीज़ के लिए, चीफ कमिश्नर, स्टेट कमिश्नर्स होते हैं जो कि डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना देते हैं, स्पेशल कोर्ट्स होते हैं जो इन प्रकार के डिस्प्यूट्स को हैंडल करते हैं, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ होते हैं कि अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो उसके लिए पेनल्टी भी का प्रोविजन भी किया जाता है। और इम्पॉर्टेंट वन जो कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस मतलब अगर आप वहाँ काम करने के दौरान आपको अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है इन रिलेशन टू आपके जो फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करता है, जैसे इक्वालिटी के राइट्स को ये कर रहा है, या आपसे किसी प्रकार की ईव टीजिंग या गलत तरीके से बात की जा रही है, तो उसको सेक्सुअल हरासमेंट में इंक्लूड किया जाता है, जो कि जिसके लिए विशाखा कमिटी, कौन सी कमिटी, विशाखा कमिटी का एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है, जिसके थ्रू ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, विशाखा कमिटी का को बनाया जाता है, जिससे आप ये देखते हैं कि अनवेलकमिंग एक्ट्स, किसी प्रकार से कुछ ऐसा फिजिकल आपके साथ कुछ टॉर्चर, फिजिकल अगर आपके कांटेक्ट या कुछ एडवांसेस आपके टुवर्ड्स अगर डाले जाते हैं, सेक्सुअल फेवर्स आपसे डिमांड किए जाते हैं, तो आप ऐसे में विशाखा कमेटी के पास रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके आपका चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद अब लंच वगैरह कर लीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बैठेंगे एनवायरनमेंट के रिलेशन में
जो भी एक्ट्स बने हैं वो हार्डली आधे घंटे का है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि है हमारा लॉज रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल लॉज, ठीक है, आई मीन कंप्लायंसेस रिलेटेड टू एनवायरमेंटल लॉज, राइट। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, क्लास के पहले आपको अपडेट आ जाएगा, और बस तब तक पढ़ाई करो, फटाफट इस पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज कर लोगे तो तुरंत के तुरंत याद भी हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं जल्दी से, अभी आई एम एंडिंग द लाइव सेशन, विल सी यू आफ्टर अ ब्रेक, थैंक यू।